टॉप 5 स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स जिनको एफआईआई कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे हैं, एफआईआई कंटिन्यूअसली खरीदते जा रहे हैं। तो स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक वैसे तो बहुत छोटी छोटी कंपनी होती है, मतलब जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होती है, उसके बाद भी एफआई इनको कंटिन्यूअसली अगर परचेस करते जा रहे हैं तो हो सकता है इसके अंदर कुछ हिडन ग्रोथ पोटेंशियल है जो अपन को अभी तक नहीं दिख रहा हो। क्योंकि एफआई ऐसे आंख बंद करके कभी भी पैसा नहीं डालते हैं, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर एनालिसिस करते हैं, उनके पास रिसर्च टीम होती है एंड इवन उनके पास कभी कभार कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी होती है और कभी कभार वो ट्रैप करने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अपन देखेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या ये ट्रैप है, पूरा डिटेल के अंदर अपन एनालिसिस करेंगे। और एक और चीज की जो स्मॉल माइक्रो कैप स्टॉक है, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये जैसे एचडीएफसी रिलायंस है वो कभी भी डबल ट्रिपल चौपट 10 गुना नहीं हो सकते, उनकी इतनी ज्यादा मार्केट कैप है। पर छोटी छोटी कंपनी है ना, ये 10 गुना भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं, 30 गुना भी हो सकते हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है अगर कंपनी अच्छी है तो, पर एट द सेम टाइम कंपनी अगर खराब है तो ये इतना बुरा पैसा आपका डुबाएगी कि सब कुछ खत्म भी हो सकता है, तो रिस्क भी उतनी ही ज्यादा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर उसके पहले किसने वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, अपन आगे चलते हैं। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो सबसे पहली कंपनी है अपनी ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, इसको एफआईआई और डीआईआई दोनों के दोनों कंटिन्यूअसली खरीदते जा रहे हैं। अपन आगे बात करेंगे कि कितना खरीद रहे, कैसे खरीद रहे, अपन आगे बात करेंगे। पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं अपन। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव कंपोनेंट का। जो भी गाड़ी वगैरह होती है ना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, इन सब का ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाता है। जैसे प्लास्टिक के कोई कंपोनेंट हो, लाइटनिंग होती है, गाड़ी की लाइट होती है, चेसिस होता है, गियर होता है, शिफ्टर होता है, एमिशन सिस्टम होते हैं वो सब, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के मतलब जितने भी आइटम होते हैं सारे के सारे बनाता है। इवन जो गियर शिफ्टर होता है ना, जो गाड़ी में गियर लगाने का गियर शिफ्टर होता है, वो गियर शिफ्टर का ये सबसे बड़ा मार्केट लीडर है अभी इंडिया के अंदर। इसके जो क्लाइंट है महिंद्रा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, होंडा, ये सारे जितने भी ओईएम लेते हैं ना, ये सारे पार्ट ये इसी से सप्लाई, ये इसी से लेते हैं। और सबसे बड़ा इसका ट्रांजिशन जो चल रहा है वो 2 ट्रांजिशन चल रहा है कि आजकल ईवी के कंपोनेंट भी बनाने लग गया, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कंपोनेंट बना रहा है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है क्योंकि आजकल ईवी बहुत अलग लेवल पे सेल हो रही है, तो इसलिए इसको ईवी एक अच्छा ट्रांजिशन ग्रोथ यहाँ पे दे रही है। सेकंड चीज जो ग्रीन फ्यूल जो होता है, जो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं, जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है कि अब आप लोग पेट्रोल को छोड़ के हाइड्रोजन फ्यूल यूज लो। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल के लिए जो टैंक होते हैं और उसके लिए जो भी कंपोनेंट होते हैं वो भी बना रहा है। इसका भी रिसेंटली 383 करोड़ ग्रीन फ्यूल सेगमेंट से भी आया था, तो ये फ्यूचर का ग्रोइंग सेगमेंट है। तो फ्यूचर के ग्रोइंग सेगमेंट ग्रीन फ्यूल और ईवी ट्रांजिशन, इसने दोनों की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले ली है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल की ओर अपन बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 23% से ग्रो है। पी रेशियो इसका आप देखोगे तो इंडस्ट्री का 36 का 30 चल रहा है, मतलब ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड चल रहा है। डेट टू इक्विटी 1.02 है, डेट थोड़ा सा कंपनी में है भाई साहब। अब इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 1400 करोड़ की पड़ी, तो भाई किसी स्मॉल माइक्रो कैप स्टॉक के लिए 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू होना बहुत बड़ी बात है। इवन नेक्स्ट ईयर भी मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY31 तक वो लगातार हर साल 20% का रेवेन्यू ग्रोथ देते रहेंगे, 20% करते रहेंगे। और इवन इसने अभी रिसेंटली एक ल्यूमैक्स एफआई टेक्नोलॉजी, मतलब इसकी एक होली ओन सब्सिडरी है, तो उसके अंदर एक 15% स्टॉक बचा हुआ था, वो भी पूरा का पूरा इसने एक्वायर कर लिया, उसकी 100% ओन सब्सिडी हो गई। ये भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट के पार्ट्स बनाती है। अब अगर अपन इस कंपनी के फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप, एफआईआई कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं 5 से 7%, 7 से 7.34, फिर 8%, फिर 8.38% एफआईआई ने इंक्रीज करा है। और सिमिलरली डीआईआई ने भी 16 से लेकर इंक्रीज करते गए लेकर 16.8% तक इंक्रीज कर दिया है। तो एफआईआई डीआईआई दोनों इसके अंदर पैसा लगातार ही कंटिन्यूअसली इन्फ्यूज करते जा रहे हैं। कंपनी की अगर अपन फंडामेंटल की ओर बात करें, जो Q4 और 2026 का रिजल्ट था, तो अगर आप उसके अंदर देखोगे तो जो इनकी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 34% से रेवेन्यू बढ़ा है, वही क्वार्टर, और जो मतलब ईयरली अगर 25 वर्सेस 26 कंपेयर करें और Q4 25 Q4 26 कंपेयर करेंगे तो 25% की ग्रोथ हुई है। वहीं पर उनका EBITDA मार्जिन 25 और 37% से बढ़ा है, पैट इनका 22 और 47% से बढ़ा है। मतलब जहां पे इनका रेवेन्यू 34% से बढ़ा है, पैट इनका 47% से बढ़ा है, मतलब पैट ज्यादा बढ़ा है, ये एक अच्छी बात होती है इनका। तो इनके सारे के सारे जो फंडामेंटल है कंपनी के वो भी अच्छे खासे ग्रोइंग चल रहे हैं। तो ये अपनी पहली कंपनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी, जो अपनी नेक्स्ट कंपनी गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट में डील करती है, पर ये किस में डील करती है, ये शॉक अब्जॉर्बर बनाती है मेनली। जो शॉक अब्जॉर्बर नहीं होती, अपन जो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में अगर खराब रोड हो रही होती है तो धचके लगते हैं, तो उस वक्त अपन को कौन बचाता है, जो शॉक अब्जॉर्बर, जिसको अपन नहीं बोलते शॉकर बोलते हैं, गाड़ी के शॉकर होते हैं,
गाड़ी के शोकर, सस्पेंशन, जो बोलते हैं कि सस्पेंशन टूट जाएगा खड्डे में, धीरे मतलब धीरे चलाओ अपन ऐसे बोलते हैं, तो सस्पेंशन और शॉक अब्जॉर्बर की गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चढ़े खड्डे वाली रोड पे भी, तो ये बनाता है। इवन रेलवे के लिए जो सस्पेंशन होता है, रेलवे के सस्पेंशन कंपोनेंट भी यही बनाता है। तो ये भी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर है, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गया, बजाज हो गया, हीरो हो गया, चाहे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कॉमर्शियल व्हीलर है, ट्रक है, रेलवेज है, सब लोगों के लिए सस्पेंशन शॉक अब्जॉर्बर यही बनाता है। एंड इवन इसका अभी जो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो 50% मार्केट शेयर है ना, वो इसी ने लिया हुआ है इसके अंदर। अभी टू व्हीलर के अंदर, टू व्हीलर के जो भी सस्पेंशन बनते हैं ना, 50% मार्केट शेयर इसके पास है। ओला, एथर, टीवीएस मोटर्स, सब लोगों को यही सप्लाई करता है यहाँ पर। और अभी ये इसने रिसेंटली एक इनाल्फा है, इनाल्फा कंपनी, उसके साथ भी पार्टनरशिप कर ली है कि अब ये सनरूफ के अंदर भी आ गया। और आपको पता है सनरूफ आजकल रिसेंटली सब गाड़ियों में आना शुरू हो गया। सनरूफ एक तरह से हो गया कि लोगों को प्रीमियमाइजेशन की गाड़ियां पसंद आने लग गई, तो अब छोटी छोटी गाड़ियों में भी अब सनरूफ डाल देते हैं, तो इसलिए सनरूफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ये आ चुका है। इवन ये उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस, मतलब जो आफ्टर सेल सर्विस की गाड़ी बेचने के बाद जो उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स ही होते हैं, उन स्पेयर पार्ट्स के अंदर भी आ गया, जिस वजह से इसका रिकरिंग रेवेन्यू होने लग गया है कि गाड़ी के बाद ठीक तो करानी पड़ेगी आपको गाड़ी, और उसका मार्जिन भी अच्छा है इस वजह से। और आजकल ये प्रीमियमाइजेशन मॉडल पे डील कर रहा है कि जो पहले छोटे छोटे गाड़ियों के ये जो चोकर बनाता था, उसको छोड़ के आजकल जो मेनली ये जो एसयूवीज है, जिनके ऊपर हाई मार्जिन होती है, जिनके प्रोडक्ट बनाने के, जिनके ओईएम और कंपोनेंट बनाने पे, तो उन एसयूवीज के लिए ज्यादा ये शॉक अब्जॉर्बर और सस्पेंशन बना रहा है, जिनके उसको बेटर मार्जिन मिल रही है और उनका प्रॉफिट की मार्जिन जिससे इंक्रीज हुई है। बाकी अगर अपन इसके कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 36 चलता है, इसका 70 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.11 है, डेट एज सच कंपनी में ज्यादा नहीं है। अब अपन अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो एफआईए कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, 5.98 से 6.5 से वापस इतना लेम सेम है, फिर वापस बढ़ाया, फिर वापस बढ़ाया, मतलब 6 मतलब कुल मिला के 5.98% से 6.51% इनके लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है यहाँ पर। बाकी अगर अपन कंपनी के रिमेनिंग फाइनेंशियल की बात करें तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है, फुल ईयर के रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखो तो कंटिन्यूअसली ग्रो होते जा रहे हैं। जो इसका क्वार्टर 4 25 वर्सेस क्वार्टर 4 26 है, उसके अंदर 12% से रेवेन्यू बढ़ा है, वो इनका EBITDA 6% से बढ़ा है और पीबीटी इनका 5.5% से बढ़ा है। हालांकि ये थोड़ी सी खराब चीज होती है कि रेवेन्यू आपका 12% से बढ़ रहा है और पीबीटी आपका 5% से बढ़ रहा है, ये थोड़ी सी खराब चीज होती है। बट इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर इस वजह से, मतलब खराब असली के अंदर नहीं है, इन्होंने बोला था कि भाई जो इनका रेवेन्यू बढ़ा है उससे ज्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा है। पर हुआ क्या था, लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने अपन ने, आपको पता होगा कि वन टाइम के कुछ प्रोविजन बनाना था, वेजेस का प्रोविजन बनाना था, तो वो वेजेस के प्रोविजन बनाने के चक्कर में, वो केवल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था, उस अकाउंटिंग के चक्कर में इनका प्रॉफिट यहाँ पे कम शो हो रहा है। अगर वो हटा देंगे तो इनका प्रॉफिट कंपैरेटिवली ग्रो ही हुआ है। और सिमिलरली फुल ईयर के अंदर भी 14% रेवेन्यू ग्रो हुआ है, EBITDA 15% ग्रो हुआ है और पीबीटी इनका 7-8% से ग्रो हुआ है यहाँ पर। तो मतलब इनके फाइनेंशियल भी कंपनी के लगातार ग्रो होते जा रहे हैं। वैसे तो मैं आपको कंपनी के जितने भी फंडामेंटल्स है, जितने भी अदर फैक्टर्स, सब आपको मैं बताते जा रहा हूं। पर अगर आपको और भी कोई भी चीज़ अगर आपको डिटेल के अंदर देखनी है तो आप डिटेल के अंदर देखने के लिए आप एक बार ये चेक कर सकते हो कि भाई एंजल वन की वेबसाइट आप चले जाओ। एंजल वन की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि भाई शेयर्स के प्राइस क्या चल रही है कंपनी की, गैब्रियल इंडिया स्मॉल कैप है, इसकी प्राइस क्या चल रही है, चार्ट क्या है, फंडामेंटल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ें आप एंजल वन वेबसाइट से रेफर कर सकते हो। एंड उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी है अपनी आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, जो डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम करती है। अब आस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट एक्जैक्टली क्या काम करती है, देखो सबसे पहले तो डिफेंस के अंदर काम करती है। तो डिफेंस का बूम आपको पता है कि आजकल हर एक कंट्री को डिफेंस की जरूरत है, क्योंकि जितना जियोपॉलिटिकल इशू है, कब कहाँ पर लड़ाई हो जाए, कब किस पे हमला हो जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए इवन इंडिया भी जो सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, वो डिफेंस पे करता है और हर साल डिफेंस पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता जा रहा है। तो ओवरऑल इसको डिफेंस बूम से फायदा होने वाला है। अब ये मेन कंपनी क्या बनाती है, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, मतलब जितने भी आपके फाइटर जेट मान लो या ड्रोन मान लो, फाइटर जेट होता है मेनली, फाइटर जेट होता है, ड्रोन होता है। अब ये फाइटर जेट और ड्रोन कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो इनको अगर ट्रैक करना होता है कि भाई कोई सी भी मिसाइल इनके पास आ रही है क्या, या जो भी एनिमी है, एनिमी का एयरक्राफ्ट कहाँ पे, तो ये सब कैसे ट्रैक करते हैं, एनिमी का एयरक्राफ्ट कहाँ पे, ड्रोन को किस जगह एक्जैक्टली लैंड करना है, ड्रोन की आंखें तो होती नहीं, मतलब ऐसा कहाँ पे जाना है, तो ये सारी चीजें इनको पता पड़ती है रेडार से। तो ये मेनली बनाता है रेडार सिस्टम बनाता है। इवन जो नेवल है, मतलब जो समुद्र के अंदर जो होती है शिप्स वगैरह, उनके लिए भी रेडार सिस्टम यही बनाता है, जिससे वो पता कर सकते हैं कि आसपास कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहीं पे दूसरा एनिमी का कोई भी शिप वगैरह आ रहा है क्या, एनिमी का कोई भी फाइटर जेट आ रहा है क्या, वो सब होता है। इवन ट्रांसमिशन रिसीवर मॉड्यूल के अंदर ये सबसे बड़ा मोनोपोली ट्रांसमिशन रिसीवर मॉड्यूल जो होता है ना, टीआर मॉड्यूल, ट्रांसमीटर रिसीव करना, कि कोई भी फ्रीक्वेंसी सेंड करके आप पता करते हो कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर ऑब्स्टेकल है, किसी को भी अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो ये टीआर मॉड्यूल काम आता है। तो ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल का ये मोनोपोली इंडियन रेडार्स के अंदर सबसे ज्यादा यही काम आता है। तो रेडार के अंदर जो टीआर मॉड्यूल काम आता है, ये इसका मोनोपोली है। इवन मिसाइल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक ये लगाता है कि वो मिसाइल को भी पता कैसे पड़ेगा कि मिसाइल को एक्जैक्टली किस जगह पे टारगेट रखना है, मतलब किस जगह पे जाना है, तो उसके
लिए भी रेडार और टीआर मॉड्यूल काम आता है, तो उसके भी काम करता है। इवन जो इसरो भी जो सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो सैटेलाइट और जो उनकी रॉकेट वगैरह होते हैं वो किस जगह लैंड होंगे वो सब कैसे पता पड़ता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू पता करता है। तो जो इसरो जो होता है, डीआरडीओ, इसरो, डिफेंस, पीएसयू, इन सबको सप्लाई करता है। और बाकी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 14% चल रहा है, 48 इंडस्ट्री का पी रेशियो चलता है, इसका 81 चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड चल रहा है। वही डेट टू इक्विटी 0.22 चल रहा है। इसका मार्केट कैप एक साल के अंदर अंदर 54% से बढ़ चुका है, मतलब इसने बहुत भयंकर आउट परफॉर्म करा है अभी यहाँ पर पे। और साथ में इसका ये साथ में इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर और जैमर्स भी बनाती है, कि जैमर्स आपको पता है कि जो इक्विपमेंट होते हैं मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है उनको जैम करने के लिए वो भी ये बनाती है। इसका कंपनी का डीआरडीओ और गवर्नमेंट रिलेशनशिप अच्छा है, इस वजह से इसको आर्मी से ऑर्डर मिल जाते हैं। ऑर्डर पाइपलाइन इसकी सबसे ज्यादा अभी एंटी ड्रोन बूम की वजह से चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रोन की डिमांड बहुत ज्यादा है अभी डिफेंस के अंदर। और ड्रोन के अंदर भी अगर मतलब ड्रोन अगर कैसे भी काम नहीं कर सकता अगर ड्रोन के अंदर रेडार और टीआर मॉड्यूल ना हो, उसको पता ही नहीं पड़ेगा जाना कहां पर है, ऑब्स्टेकल कहां पे। तो सबसे ज्यादा ड्रोन की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और बाकी मेक इन इंडिया डिफेंस बूस्ट तो आपको पता है बहुत चल रहा है। बाकी एंजेलॉन के अगर मैंने यहाँ पे एंजेलॉन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर एफआईआई जो है, एफआईआई ने वापस से होल्डिंग 5 से 6% फिर इंक्रीज करी ओवरऑल 7.56% करती है। डीआईए ने भी आप देखोगे होल्डिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज करी है, और उसके बाद 15.31 से 15.42% तक यहाँ पर हो चुकी है। तो एफआईआई डीआईए दोनों इसको कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे हैं। वही कंपनी की अगर आप रिमेनिंग फंडामेंटल देखोगे, ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे, FY21 में इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 1500 करोड़ थी, वही FY26 में इसकी 2000 करोड़ इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू होगी। तो मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। रिमेनिंग अगर आप फंडामेंटल देखोगे, इसके कंसोलिडेटेड अगर आप देखोगे कि जो हुआ है क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर देखोगे या ईयर वर्सेस ईयर देखोगे, तो क्वार्टरली इसका 20% से बढ़ा है, मतलब Q4 25 वर्सेस Q4 26 में 20% रेवेन्यू बढ़ा है। और वही FY25 और FY26 में इसका 11% रेवेन्यू बढ़ा है। सिमिलरली इसका जो EBITDA इंक्रीज हुआ है वो 36% और 24% से हुआ है। प्रॉफिट इसका जो इंक्रीज हुआ है पैट 44% और 26% से हुआ है। मतलब जितना इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, रेवेन्यू से ज्यादा इसका पैट ग्रो हुआ है। ये एक अच्छी चीज होती है, मतलब कंपनी ने ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा खासा उठाया, ये पॉजिटिव चीज होती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी बात करते हैं जो अपोलो माइक्रोवेव सिस्टम। अपोलो माइक्रोवेव सिस्टम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बनाती है, मतलब मेनली जितने भी डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना, ये वो बनाती है। जैसे मिसाइल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगता है, नेवल जो शिप्स होती है, शिप्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगते हैं, एरोस्पेस जो होता है आपका, जो फाइटर जेट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो आर्मी यूज लेती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक यूज लेते हैं, ये सब बनाती है, मतलब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। सिमिलरली जो बूम अपने आस्त्रा माइक्रोवेव के लिए डिस्कस करी थी कि डिफेंस के लिए जो बूम, इसको सेम बूम इसको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डिफेंस की बूम बहुत ज्यादा चल रही है अभी पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। तो ये डिफेंस के जितने भी आइटम है, चाहे कोई सा भी आइटम खरीदो, हर जगह आप चाहे फाइटर जेट खरीदो, चाहे मिसाइल खरीदो, चाहे एम्युनिशन खरीदो, सब में आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है। और इसका सबसे बड़ा एक ग्रोथ फैक्टर ये कि जनरली ये पूरा का पूरा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में डील करता है, वही बहुत बड़ा फैक्टर है। पर अब इसको एक वेपन का लाइसेंस भी मिल चुका है कि अब ये लाइफ टाइम आर्म्स बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो इसलिए अब ये वेपन भी बनाने लग जाएगा। पहले केवल इलेक्ट्रॉनिक बनाता था, वेपन भी खुद से बनाएगा, तो पूरा इंटीग्रेटेड आइटम यही बना के दे देगा। बाकी कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, पर वही अगेन ये ओवर वैल्यूड चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 48, इसका 136 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.41, डेट कंपनी में ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। ऑर्डर बुक वैल्यू 1400 करोड़ की चल रही है, अच्छी है। अदर फैक्टर जिसको ग्रोथ के लिए कि वही डिफेंस का बजट आए दिन बढ़ता जा रहा है, तो इस कंपनी को भी उस वजह से ग्रोथ हो सकती है। बाकी मैनेजमेंट का कहना है कि मैनेजमेंट के लिए कि भाई हमारा टारगेट रेवेन्यू है वो 3500 करोड़ का है कि इतना रेवेन्यू हम अचीव कर लेंगे। और एक्जिस्टिंग रेवेन्यू जो इनका 900 करोड़ है, ये हमको उस टाइम के अंदर 3500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। कंपनी की अगर अपन शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईडीआई कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले कहाँ पे 0.93% की होल्डिंग थी, अब उसको इंक्रीज करके 6.21% होल्डिंग हो चुकी है। और वो डीआईए की 0.37% होल्डिंग थी, अब उसको इंक्रीज करके 1.8 to 1.76% होल्डिंग इनकी हो चुकी है। तो एफआईडीआई दोनों इसको इंक्रीज कर रहे हैं। ये मैंने एंजेलॉन का स्क्रीनशॉट लगा रखा है। उसके बाद कंपनी की रिमेनिंग फंडामेंटल भी आप बात करोगे, कंसोलिडेटेड देखोगे तो ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है कंपनी का 61% से ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। पैट इसका 91%, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा इसका पैट ग्रो हुआ है, अच्छी बात है। इबिटा इसका 69% से ग्रो हुआ है, बहुत सही है ये। और इसका जो पैट की मार्जिन है, मार्जिन जो इंक्रीज हुई है वो 1.85% से इंक्रीज हुई है। इबिटा मार्जिन भी इसकी 1.14% से इंक्रीज हुई है। मतलब पैट मार्जिन, इबिटा मार्जिन इंक्रीज हो रही है, मतलब वो ये कि प्रॉफिट से ज्यादा इनका रेवेन्यू से ज्यादा इनका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, ये एक अच्छी बात होती है। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है वो है केआरएन हीट एक्सचेंजर, जो वापस एक स्मॉल कैप कंपनी। केआरएन हीट एक्सचेंजर क्या होती है? जो हीट एक्सचेंजर नहीं होते जो गाड़ी वगैरह के अंदर, एसी वगैरह के अंदर काम आते हैं, जैसे इस तरह से कभी आपने देखा हो, ये हीट एक्सचेंजर होते हैं। जैसे एसी के अंदर तो आपने देखा ही होगा जो कंप्रेसर होता है एक तरीके का, मतलब जो एक तरह से अंदर जो भी जो हॉट गैस होती है, हॉट गैस को हटा के वहां पे कूल गैस डालता है। तो जितने भी आप चाहे एयर कंडीशनर देख लो या गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर वगैरह होते हैं या रेफ्रिजरेटर होते हैं, उन लोगों के अंदर अगर अपन ये हीट एक्सचेंजर नहीं लगाएंगे ना तो वो जल जाएंगे, फट जाएंगे। जो
ब्लास्ट हो रहे हैं आजकल, एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ब्लास्ट हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि उनका हीट एक्सचेंजर सही नहीं है, हीट एक्सचेंजर सही नहीं चल रहा है। तो गाड़ी के अंदर भी जो एसी यूज होते हैं, घर के अंदर एसी यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज होते हैं, उन सब जगह हीट एक्सचेंजर चाहिए होता है। इवन कार का जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर भी कितना ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो मेल्ट भी हो सकते हैं अगर ये हीट एक्सचेंजर ना हो। इवन जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर मशीन होती है, वो फैक्ट्रीज भी जल जाएगी अगर उनके ऊपर अंदर ये हीट एक्सचेंजर ना लगा हो। तो आपको पता है गर्मी जितनी ज्यादा पड़ रही है उस जगह आजकल हर जगह हीट एक्सचेंजर की जरूरत है, और जितनी ज्यादा बूम आजकल हर इंसान के पास गाड़ी है, हर इंसान के घर में एसी है, तो इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये हीट एक्सचेंजर, और अब सबसे बड़ा जो इसका मार्केट, इसका सबसे बड़ा मार्केट मतलब जो ग्रोथ फैक्टर है वो होने वाला है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर भी आपको पता है कि डेटा सेंटर की डिमांड एआई की वजह से इतनी ज्यादा हो गई कि एआई जितना बढ़ेगा डेटा सेंटर बढ़ेगा, और डेटा सेंटर जितना इंक्रीज होगा ये भी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जितनी हीट ये प्रोड्यूस करता है, अगर इसमें अपन हीट एक्सचेंजर ना लगाए तो पूरे के पूरे डेटा सेंटर आपके मेल्ट हो सकते हैं, जल जाएंगे पूरे के पूरे। तो इसलिए हीट एक्सचेंजर की डिमांड सबसे ज्यादा डेटा सेंटर की वजह से बढ़ रही है। इवन जितने भी बड़े बड़े एसी के प्लेयर है लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार वगैरह, इन सबको जो ये हीट एक्सचेंजर सप्लाई करता है वो यही करता है। और रिसेंटली मुकुल अग्रवाल जो सर है, मतलब जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, गूगल कर सकते हो मुकुल अग्रवाल सर कौन है, तो इन्होंने 1.61% इस कंपनी के अंदर एक्वायर करा था। इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, यूए, यूएस, कनाडा सब जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। और इवन जो नया प्लांट भी इसने भी लगाया जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी 6 टाइम्स हो चुकी है, और जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल अब इसका 2000 से 2500 करोड़ के बीच में हो चुका है। बाकी कंपनी के रिमेनिंग फंडामेंटल की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, पी रेशियो इंडस्ट्री का 56 चलता है, इसका 101 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.33, मतलब डेट कंपनी में ऐसा ज्यादा नहीं है, पर पी रेशियो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है यहाँ पर। और उसके बाद अगर अपन बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंटिन्यूअसली एफआईआई भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, होल्डिंग को अच्छी खासी इंक्रीज करिए। सिमिलरली डीआईआई भी यहाँ पर इंक्रीज करते आ रहे हैं, तो एफआई डीआई दोनों के दोनों यहाँ पर परचेस कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, अच्छी चीज है। बाकी अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, जो क्वार्टर 4 का 2026 के उसके अंदर उसका ईयर ऑन ईयर 33% ग्रो हुआ है। वही प्रॉफिट इबिडा जो ग्रो हुआ है वो 77% ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट का 57% ग्रो हुआ है, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा इसका इबिडा और प्रॉफिट ग्रो हुआ है, वो एक अच्छी बात होती है। सिमिलरली एफआई 26 जो ईयर की बात करेंगे उसमें भी रेवेन्यू 38% और इबिडा 59% और प्रॉफिट 44% ग्रो हुआ है। अगेन रेवेन्यू से ज्यादा इनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है, एक अच्छी चीज। तो ये पे 5 शेयर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन। एक और चीज की कोई बाय सेल एडवाइस तो वैसे है नहीं आपको, पर आप पर फिर भी अगर आप बाय करना चाहो कोई सा भी शेयर, मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं। तो आप ना देखो, अगर कभी लगता है कि जनरली देखो पी रेशियो कभी भी किसका ज्यादा होता है तो हो सकता है कंपनी अच्छी हो, पर पी रेशियो ज्यादा है तो उसको एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं होता। तो आप गलत एंट्री पॉइंट पर लमसम अमाउंट कभी मत डाल देना, बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो अगर आपको लग रहा है कि यार कंपनी अच्छी है, लमसम मुझे डालने से डर भी लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी का फ्यूचर यूज ले सकते हो। जैसे एंजल वन है, एंजल वन भी आपको ना स्टॉक एसआईपी का फीचर देता है कि भाई आप एसआईपी लगा दो, जैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हो, जैसे शेयर्स के अंदर धीरे धीरे आपका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, तो आपका मतलब धीरे धीरे आपका पैसा जाता रहेगा, तो प्राइस कुछ भी हो एवरेज आउट आपका पैसा होता जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अपन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मुझे ये जरूर याद रख के बताना कि आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।